बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर हम 3 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 3 हमारे पास चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के हम अगले टॉपिक्स पर आते हैं जिसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस तरह कितने इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में या पहले ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में मौजूद हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे तो सेकेंड ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल्स में होंगे, उनको उनकी अरेंजमेंट को बयान करना एटम में, ये हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास, जिसमें एक रूल हमारे पास जो है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या थ्योरी, दूसरा रूल है ऑफ प्रिंसिपल, तीसरा है N+L रूल, और चौथा हमारे पास है हंस रूल। ठीक है, इन तमाम रूल्स को हम फॉलो करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, पहले रूल को पढ़ते हैं, पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी या प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी या प्रिंसिपल को दिया पॉली साहब ने, जो कि आपके सामने नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन अ गिवन एटम no two electrons can have the same set of 4 quantum numbers। कि एक ही एटम में अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लिया 50 हैं, 60 हैं, 100 हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आप ले लें, उन दोनों इलेक्ट्रॉन के कभी भी चारों क्वांटम नंबर जो हम पढ़कर आए टॉपिक क्वांटम नंबर का, उसमें जो चारों क्वांटम नंबर थे जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर था, कि अगर ये चारों सेट कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये था पॉली एक्सक्लूजन रूल। अब इस थ्योरी की मदद से आपने याद रखना है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे। इसी वजह से एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 ही होगी। मिसाल के तौर पर एस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो ये पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, लेकिन एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर तीसरा आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन हो जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इसको। मिसाल के तौर पर आप ये मान लेते हैं कि आपके पास जो के शेल में, यानी कि पहले शेल में जो है वो पहला शेल का जो एन ऑर्बिटल होता है हमारे पास होता है n=1। अब फर्स्ट ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो जो पहला इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हीलियम की अगर एग्जांपल लेते हैं आप, तो हीलियम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पहले शेल में ही आ जाते हैं, के शेल के अंदर या फर्स्ट शेल के अंदर। तो फर्स्ट शेल में आते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होते हैं, इसलिए n की वैल्यू तो 1 ही होगी। क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी और पहले शेल में ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो ऐसी होता है, p होता ही नहीं है, इसीलिए किस में जाएंगे, वो s में जाएंगे। तो s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो भी 0 होती है। जब l 0 होगा, याद रखिए m ऑटोमेटिकली 0 होगा, क्योंकि इसकी s की मजीद ओरिएंटेशंस होती नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए m हमारे पास क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनका नंबर ऑफ ऑर्बिट भी सेम होगा, ऑर्बिटल भी सेम होगा, और उनकी ओरिएंटेशंस भी सेम होंगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम होगा। लेकिन एक जो है वो मूव कर रहा होगा क्लॉकवाइज और दूसरा मूव कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि 3 तो सेम है लेकिन चौथा सेम नहीं होगा, लाजमी है चौथा तो अलग होना ही चाहिए। अगर चौथा सेम हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ऑर्बिटल में मजीद इलेक्ट्रॉन पुट हो सकेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऑफबा प्रिंसिपल की बात करते हैं तो ऑफबा का मतलब होता है बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग अप करना। ठीक है, ये भी पॉली एक्सक्लूजन पे पॉली साहब ने ही रूल दिया है। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जब एटम के अंदर भरे जाएंगे तो फील्ड होंगे, तो फील्ड होते वक्त क्या करेंगे, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ भरे जाएंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं, द ऑर्बिटल फील्ड विद इलेक्ट्रॉन
इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि जिस तरह एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप पहले स्टेप पे पाँव रखते हैं, फिर दूसरे पे, तीसरे पे। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जब इंटर होते हैं तो वो पहले ऑर्बिटल में पहले आएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएंगे, फिर तीसरे एनर्जी लेवल पे जाएंगे, फिर चौथे, पाँचवें, छठे, इस तरह एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रॉन आते चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले कम एनर्जी में जाएंगे और फिर ज़्यादा एनर्जी में जाएंगे। जो न्यूक्लियस से करीब होगा वो कम एनर्जी का होगा, जो न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। द प्रिंसिपल कैन ऑल्सो बी स्टेट, इस तरह भी बयान किया जा सकता है, द ऑर्बिटल्स ऑफ मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी का ऑर्बिटल है, आर फिल्ड अप फर्स्ट, वो पहले भरे जाएंगे विद इलेक्ट्रॉन से, एंड ओनली देन द ऑर्बिटल्स ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स फिल्ड, और उसके बाद हायर एनर्जी का ऑर्बिटल। अब लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल क्या है और हायर एनर्जी का ऑर्बिटल क्या है, इसको भी डिस्क्राइब किया ऑफ प्रिंसिपल के थ्रू। इस तरह उन्होंने बनाया एक डायग्राम को कि पहले लिख लिया एस के 1 से लेकर 7 तक एस, ये 8s उन्होंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ डायग्राम में। फिर ये 2p से 7p भी नहीं होता, 6p पे वैसे ऑफ हो जाता है, 7p लिखा है डायग्राम ताकि अच्छी बन जाए। फिर 3d शुरू होता है और फिर 4f शुरू होता है। हर एक स्टेप के बाद एक ऑर्बिटल, यानी कि सबसे पहले ऑर्बिट में सिर्फ s होता है तो इसीलिए लिखते हैं 1s। फिर दूसरे ऑर्बिट के अंदर s भी होता है और p भी होता है, इसीलिए 2 ऑर्बिटल आ गए। फिर तीसरे ऑर्बिट में sp d 3 आ जाते हैं, चौथे में sp d f सारे आ जाते हैं। फिर इस तरह फिर ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले एरो जिसके अंदर जा रहा होगा वो सबसे कम एनर्जी का होगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले एरो किसके अंदर जा रहा है, 1s में, तो सबसे कम एनर्जी का लेवल कौन सा है, 1s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में रखे जाएंगे। फिर किसमें जाएंगे, 2s में। उसके बाद 2s जो है उससे ज़्यादा एनर्जी लेवल है लेकिन इनसे कम है। फिर 2p में, और फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6s में। इस तरह इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे। इनकी तरतीब क्या होगी आगे देख लेते हैं। कुछ इस तरह, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। इस तरह इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते चले जाएंगे ऑर्बिटल में। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसी की तो उसको इसी तरह करते हैं कि अगर किसी में 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ रखना शुरू करते हैं। 1s में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं, और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 6, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 5 किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 5 बोरोन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी तो 1s2 2s2 आएगा, तो 2 4 हो गए, और फिर यहाँ 2p 1 आ जाएगा। इस तरह पूरे 5 इलेक्ट्रॉन आपने पुट कर दिए, तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 एटॉमिक, यानी 11 अगर एटॉमिक नंबर है किसी का और 11 इलेक्ट्रॉन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो पहले s में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। p में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, तो ये टोटल कितने होगा, 10, और s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इस तरह ये पूरे 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मिसाल के तौर पर 17 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे रखेंगे, पहले s में 2, फिर 2, फिर इसमें 6, कितना होगा टोटल 10, फिर इसमें 2 12, अब बचे कितने, पीछे 5, इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन रखते चले जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कम आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन ज़्यादा नहीं। s में 1 या 2, p में 1 से लेकर 6 तक, और d में 1 से लेकर 10 तक, और p में और f में 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना। इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी की वायलेशन हो जाएगी, ठीक है। n+l रूल क्या है, n+l रूल ये है, ये भी एक और रूल है, तीसरा रूल। पहला रूल था हमारे पास कौन सा, पॉली एक्सक्लूजन थ्योरी। दूसरा रूल हमारे पास कौन सा था, दूसरा रूल हमारे पास था, दूसरा रूल हमने किया वो तो था अफवा प्रिंसिपल, और तीसरा रूल हम करने जा रहे हैं n+l रूल। ये भी एक रूल है जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करेंगे। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरह करेंगे कि आप एक निकालेंगे, जैसे कि ऑर्बिट में हमारे पास एक होता है, आप पेशे देख रहे थे लिखा हुआ था 3s। 3s का मतलब एक 3 है, 3 जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है,
और s उसके साथ जो है वो एज़िमुथल क्वांटम नंबर है। तो जब यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को शो कर रहा है और l यहाँ पे किसको शो कर रहा है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। तो ये जो हमारे पास जो है दोनों की वैल्यू हम सम करके देखते हैं। जिसकी वैल्यू हमारे पास कम आती है उस ऑर्बिटल को पहले रखा जाता है और जिसकी ज़्यादा आती है उसको बाद में रखा जाता है। अब देखिए मिसाल के तौर पर 3D है और यहाँ पे 4s है। अब इन दोनों में पहले कौन सा रखा जाएगा, ये n+l रूल बता सकता है आपको। 3 की वैल्यू और n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वो 4 है। लेकिन अगर आप एज़िमुथल क्वांटम नंबर देखें तो d की वैल्यू होती है 2 और s की वैल्यू होती है हमारे पास 0। आपको जब पढ़ाया था क्वांटम नंबर तो उसमें बता दिया था, ठीक है। फिर दोबारा बताता हूँ, s के लिए 0 होती है एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। अब आप इसको सम करें तो इसका जो सम है वो हमारे पास अलग आएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ये 3D है, 3D का देखते हैं। 3D के लिए जो ये 3 है वो n है और d के लिए जो वैल्यू होगी वो 2। तो 3 और 2 को हम ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर 4s देखते हैं तो 4s में जब ये तो 4 है लेकिन s के लिए क्या होती है वैल्यू 0, तो 4 आ जाएगा। तो इन दोनों में पहला ऑर्बिटल कौन सा रखना चाहिए, वो ये वाला रखा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए 4s पहले आना चाहिए और 3D बाद में आना चाहिए n+ रूल के हिसाब से, क्योंकि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू क्या है, इसका सम वो ज़्यादा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके बाद। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो ऑर्बिटल और हैं, 3D और 4p। अब 3D पे n+l की वैल्यू n जो है वो 3 है और l जो है वो 2 है, तो वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। और 4p के लिए n जो है वो 4 है और p के लिए क्या आएगी 1। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये 5 शो कर रहा है और ये 5 शो कर रहा है, तो किसको पहले रखना चाहिए, दोनों 5 आ गए। अब तो कम ज़्यादा है ही नहीं। तो फिर हम इसको देखेंगे, सिर्फ n की वैल्यू को। ये 3 है, ये 4 है, इसका मतलब ये पहले आना चाहिए और ये क्या आना चाहिए बाद में। अगर वैल्यू टाई हो जाती है, जैसे कि ये और ये वैल्यू टाई हो गई, तो उस केस में आपने फिर सिर्फ n की वैल्यू देखनी है। इसकी n की वैल्यू कम होगी उसको पहले, जिसकी ज़्यादा होगी उसको बाद में रखा जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे यही लिखा हुआ है हमारे पास। चलें आगे चलते हैं। अगला रूल है हंस रूल। हंस रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन व्हेन सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल आर अवेलेबल, अगर सिमिलर एनर्जी लेवल अवेलेबल, जैसे p के एक px होता है, एक py होता है, pz होता है, द इलेक्ट्रॉन विल बी रिसाइड सेपरेट रेदर देन पेयर फॉर्म से बेहतर है वो अपने आप को अलग रखना पसंद रखेंगे। मिसाल के तौर पर px में पहले एक आएगा, फिर py में आएगा एक, फिर pz में आएगा सिमिलर स्पिन के साथ। ऐसा नहीं कि px में 2 आ सकते तो पहले ही 2 आ जाए, फिर py में 2 आ सकते तो पहले ही 2 आ जाए और फिर से pz भरे, ऐसा नहीं है। पहले जब भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो px में एक क्लॉकवाइज स्पिन हो गया समझे, py में क्लॉकवाइज स्पिन हो गया, pz में क्लॉकवाइज स्पिन हो गया। अब अगर फील्ड हो गए उसके बाद और मजीद इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं तो फिर वो x में आएगा और वो डिफरेंट स्पिन के साथ आएगा। आगे पढ़ लेंगे, समझ में और मजीद आ जाएगा, ठीक है। एक लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन फॉर द एटम इन द वन हैविंग अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अलाउड टू क्वालिफाई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले रखे जाएंगे। अब यहाँ देख लेते हैं एक मरतबा, इस टेबल में बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर बेरिलियम है हमारे पास। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो होनी चाहिए 4 एटॉमिक नंबर है इसका, तो 1s2 और 2s2। लेकिन जब ये बॉन्डिंग करता है तो एक साइड स्टेट पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेता है कि s का एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाता है, p में, तो 2s1 हो जाएगा और 2px1। अब x में जो गया वो एक इलेक्ट्रॉन गया। ये सिमिलर एनर्जी ऑर्बिटल ये नहीं है, ये वाले x, ये वाला और ये वाला, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाले को, इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या होगा, s से निकल के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो अब पहले x में गया है फिर y में गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि पहले x y z भरा जाएगा और फिर उसके बाद बारी किसकी आएगी, अगले इलेक्ट्रॉन की आएगी। पहले सिंगल ही ऑक्युपाई करेंगे और फिर बाद में डबल हो जाएंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं एटॉमिक रेडियस पे कि एटॉमिक रेडियस क्या है हमारे पास। एटॉमिक रेडियस है हमारे पास कि एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस
and the point up to which the outermost electron of the atom is extended. अब मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक एटम है, उसका जो न्यूक्लियस है उसकी फाइनल ऑर्बिट तक का डिस्टेंस हमारे पास कहलाता है, उसका एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस निकाला क्या जाता है? एक तो होता है होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक होता है हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब हाइड्रोजन, इसमें सेम हो दोनों, हाइड्रोजन H2, ये भी H है ये भी H, सिमिलर है, होमो कहलाएगा। ये ऑक्सीजन है OO, दोनों ऑक्सीजन है, सिमिलर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसका हमें रेडियस निकालना है तो रेडियस निकालने का तरीका क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसके एक्सरे लिया जाता है और इनके न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर लिया जाता है। जब दोनों का डिस्टेंस आएगा तो वो रेडियस नहीं होगा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास कहलाएगा उसका डायामीटर, और उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो रेडियस मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर इसके दरमियान जो इसका डायामीटर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, लेकिन इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका रेडियस मिल जाएगा 0.77 एंगस्ट्रॉम, जो कि हाइड्रोजन के दरमियान होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का निकालना चाहें ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, सल्फर का निकालना चाहें सल्फर का भी निकाल सकते हैं। सल्फर के दरमियान अगर सल्फर के 2 न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस निकाला जाएगा तो वो 2.060 एंगस्ट्रॉम होगा, ये डायमीटर होगा, लेकिन जब उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका मिल जाएगा रेडियस। ठीक है, तो इस तरह हम रेडियस, लेकिन अगर डिसिमिलर एटम है दोनों तो हमें एक का मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब हम उसका निकालेंगे रेडियस दरमियान में डायमीटर तो वो डिफरेंट आएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक का नॉन रखते हैं। मिसाल के तौर पर HCl का में हमें कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो हमें हाइड्रोजन का अगर लेंथ मालूम करनी है तो कार्बन का हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम दोनों का डायमीटर निकालें तो डायमीटर में से क्या माइनस कर दें, ये कार्बन वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, अब आयोनिक रेडियस क्या होता है? आयोनिक रेडियस होता है कि आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एटम जो है वो आयन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, एक्सेप्ट कर ले, आयन फॉर्म में हो जाएगा, और फाइनल उसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस हमारे पास कहलाएगा आयोनिक रेडियस। ठीक है, आयोनिक रेडियस को एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे। आयोनिक रेडियस क्या होता है हमारे पास? व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम जो हमारे पास जो है वो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है, आयन इज ऑब्टेन्ड, यानी कि एक एटम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो हमारे पास कहलाता है आयन, पॉजिटिव आयन, जिसे हम कैटायन कहते हैं। ठीक है, और अगर वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को तो वो बन जाता है नेगेटिव आयन, जिसे हम कहते हैं एनायन। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉन आयंस क्या होते हैं? जिनके इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम हो। मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, यानी कि 11, 12 और 13। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसमें 11 में से एक निकल जाता है तो बचता है 10। ये जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इसमें बच जाता है, इसमें भी 10, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो 13 में से 3 निकल जाते हैं, बचते हैं 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होगी, इसलिए हम कहेंगे ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है। आइसो का मतलब है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, आयन का मतलब ये आयन बने हुए हैं। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमारे पास एल्युमिनियम 13 है, ये 12 है, ये 11 है अपना, तो इसका रेडियस जो है वो सबसे कम होगा, इसका उससे ज़्यादा, उसका उससे ज़्यादा। उसकी वजह ये है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो साइज बहुत छोटा हो जाएगा। फिर इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो इसके मुकाबले में इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसके अंदर अट्रैक्शन इन सब के मुकाबले में न्यूक्लियस की कम होगी। ठीक है, with the increase of the atomic number, अब पढ़ ले इसको, nuclear charge is increasing while the valence shell remain the same, valence shell वही सेम है, hence the large nuclear charge इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसी वजह से जो है लार्ज न्यूक्लियर चार्ज वाले का हमारे पास जो है वो रेडियस कम होगा। अब कैटाइन क्या होते हैं? वो कहता है कैटाइन बता चुका हूँ क्या होते हैं आपको मैं, लेकिन कैट आयन बेसिकली हमारे पास वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे कोई एटम हमारे पास, तो कैटाइन कहलाता है। वो कहता है कैटाइन का स्मॉलर साइज होता है देन पैरेंट एटम, यानी कि जो पैरेंट एटम होता है जिसमें ना इलेक्ट्रॉन दिए हों ना ही इलेक्ट्रॉन लिए हों, तो वो पैरेंट एटम कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन को दे दे तो कैटाइन बनेगा उसका जो आयन है उसका,
तो कैटाइन बनाएगा तो कैटाइन का साइज बोल रहा है वो छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाएगी और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिवली बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ रहेगा। 11 रहेंगे, मिसाल के तौर पर हम सोडियम की बात करते हैं तो उसके बाद 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो न्यूक्लियस का चार्ज कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। प्रोटॉन वही रहते हैं 11, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा ताकत से खींचता है, इसकी वजह से उसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और सोडियम के केस में तो एक ऑर्बिट भी रिमूव हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये मिसाल के तौर पर सोडियम है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो रिमूव होने के चक्कर में ये 1 2 3 थे पहले, अब ये एक रिमूव हो गया तो एक तो इसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है वो 11 है, इधर भी 11 थे, लेकिन इधर अब क्या बच जाएंगे? 10, 2 और ये 8, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो अट्रैक्शन मजीद बढ़ जाएगी, रिपल्जन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से साइज श्रिंक कर जाएगा। ठीक है। एनाइन का साइज बड़ा होता है, वो बोलता है क्यों? एनाइन का साइज इसलिए बड़ा होता है हमारे पास क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों बढ़ जाता है? मिसाल के तौर पर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? पहले कि क्लोरीन है, इसके 17 प्रोटॉन है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, ये पैरेंट एटम है। ठीक है, पहले में 2, फिर 8, 10 और ये 17 हो गए। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये आ गया, तो ये कितने हो गए? 8। अब ये 8 ये 7 रिपल्जन कर रहे थे, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है? नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव इसको रेपल कर रहे हैं, ये नेगेटिव इसको रेपल कर रहे हैं, तो रिपल्जन की वजह से डिस्टेंस क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये 7 एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं और ये 8 एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं, तो रिपल्जन किसमें ज़्यादा होगी? लाजमी है इसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि ये 8 को रिपल कर रहे हैं। ये रिपल्जन कहलाती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, इसकी वजह से इसका साइज इस पेरेंट साइज से हमेशा क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज भी कंपैरेटिवली कम हो जाता है। यहाँ 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरी वजह है कि साइज इसका हमेशा इंक्रीज होगा, तो एनाइन का साइज हमेशा इंक्रीज होगा और कैटाइन का साइज हमेशा डिक्रीज हो जाएगा पैरेंट एटम से। आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है हमारे पास? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये है कि किसी भी चीज़ को आयन में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी उसको हम प्रोवाइड करते हैं वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक भी निकाला जा सकता है, 2 भी निकाला जा सकता है। पहला निकालेंगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, दूसरा निकालेंगे तो वो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी। सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियस का साइज एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, यूनिट इसकी हम किलो कैलोरी यूज करते हैं और इसके अलावा हम यूज करते हैं इसके अंदर किलो जूल भी यूज कर लेते हैं। फैक्टर कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल में, और देख लेते हैं। हमारे पास जो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे पहले है साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम क्या करेगा हमारे पास कि अगर जितना साइज बढ़ जाएगा उतना साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज उसका जो रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो न्यूक्लियस से बढ़ जाएगा आखिरी इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा देन के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब हो। ठीक है, क्योंकि निकालना ईजी होगा, इसलिए आईपी हमारे पास क्या होगी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल उसके मुकाबले में, कम साइज के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा साइज में जो है वो कम होगी, और जो कम साइज के एटम्स हैं उसके अंदर आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा क्यों? अगर बिगर साइज एटम का है तो आईपी कम होगा। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि क्योंकि एटम का जो अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट वो निकालना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो हमारे पास अगर आपको लगानी पड़ती है ज़्यादा, अगर साइज बड़ा है तो कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कम इफेक्टिव होगा, न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस की ग्रिप से दूर होगा, तो इसलिए आसान निकालना उसको ईजी होगा, आयोनाइज करना आसान होगा, इसलिए आईपी जो है हमारे पास कम रिक्वायर्ड होती है और स्मॉलर साइज में वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो करीब आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आने की वजह से उस न्यूक्लियस को निकालने के लिए फोर्स या पावर या एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज कितना, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा
न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही ज़्यादा होगा। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द फोर्स। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से ग्रिप करके रखेगा, और जितना पावर से ग्रिप करके रखेगा उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा, इसलिए उसका एनर्जी पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो जितना ग्रेटर होगा उतना हाई एनर्जी पोटेंशियल होगा, जितना जो है वो हमारे पास स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा, ये स्मॉलर हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होगी, तो आईपी जो होगा हमारे पास वो कम होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए जो एनर्जी चेंज आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड कराएं, जो भी एनर्जी चेंज आएगा वो हमारे पास कहलाएगा आयोनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड आयन बना लेगा। जब ये क्लोराइड आयन बनाएगा तो ये -348 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी जो है हमारे पास उसकी इतना एनर्जी चेंज आएगा, इतनी रिलीज होगी एनर्जी, इतनी जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ गैसियस नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड। ये जो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएगा इसके नतीजे में। यूनिट हमारे पास वही किलो कैलोरी या किलो जूल ही रहती है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इस्तेमाल करते हैं। फैक्टर कौन से इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे? अगर स्मॉलर साइज होगा तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी, ये आपको पता है। अगर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की तो इलेक्ट्रॉन ऐड कराने से वो ज़्यादा पावर से ऐड करेगा, जितनी पावर से वो ऐड करेगा उतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो स्मॉलर होने की वजह से द स्मॉलर ऑफ साइज ऑफ एन एटम ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा ताकत से उसको अट्रैक्ट करेगा, और जब जैसी ऐड होने के बाद पावर से ऐड होगा उतनी एनर्जी अपने पास से क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। एक और फैक्टर हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पावर। तो जितना न्यूक्लियर पावर बढ़ जाएगा उतना पावर से अट्रैक्ट करेगा, और जितना पावर से अट्रैक्ट करेगा उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा रिलीज होगी। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक और फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर या तो आपके पास इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कि आपके पास इनर्ट गैस कौन सी हैं? नोबल गैसेस, हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सब जो है हमारे पास जो है वो इनर्ट गैसेस हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कहते हैं 0 है। इसी तरह फुल फील्ड जो ये वाली है बेसिकली इनको भी इंटरेस्ट नहीं है, हाफ फील्ड को भी इंटरेस्ट नहीं होता। हाफ फील्ड भी स्टेबल स्टेट होती है। मिसाल के तौर पर किसी पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 6 चाहिए, अगर 3 है तो वो भी स्टेबल है। डी में अगर 10 होते हैं, अगर वो 5 है तब भी वो स्टेबल स्टेट है। तो इन स्टेबल स्टेट पर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 मानते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हमारे पास, ज़्यादा होती है। ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये नेक्स्ट आ गया और लास्ट है इसका हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास यह है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने की सलाहियत किसी एटम की जितनी पावर से वो अट्रैक्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है हमारे पास। ठीक है। कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास अप्लाई हो सकती है जहाँ पर अगर 1.7 से ज़्यादा फर्क आ रहा है तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड होगा। अगर किसी दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम, मिसाल के तौर पर ये आपको एग्जाम्पल दी हुई है। ये जो एग्जाम्पल है सीजियम और फ्लोरीन की है। सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक जो डिफरेंस होता है, यानी कि सीजियम तकरीबन मेरे ख्याल में 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इसकी जो होती है फ्लोरीन की वो 4, इनका जो डिफरेंस होगा वो 3 का होता है। तो ये ग्रेटर देन 1.7 है, इसलिए हम कहेंगे ये जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। हमने प्रेडिक्ट कर लिया पहले से ही। और हाइड्रोजन और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन का 2.5 है, नाइट्रोजन का 3 है, तो डिफरेंस कितना हो गया? 0.5 का। इससे हम अंदाजा हो गया ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर ये 1.7 हद है, इसके बाद आयनिक बॉन्ड है, इससे पहले कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हम दो एटमों का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम करके बता सकते हैं कि ये आयनिक बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कम है तो हम देखते बता देते हैं कि वो हमारे पास
मेटल होगा और ज़्यादा है तो वो नॉन मेटल होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास नॉन मेटेलिक करेक्टर की सच एज दिस, ये ज़्यादा होती है, मोर होती है, और इसकी क्या होती है, वो कम होती है। ठीक है, फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। एक है एटम का साइज, जितना एटम का साइज छोटा होगा ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जितना साइज बड़ा होगा कम पावर से न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ठीक है, कैटायन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैटायन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वैसे ही उनका कम हुआ होता है, वो और ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। एनायन की कम होती है, उसकी वजह उनके पास इलेक्ट्रॉन वैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इंटरेस्ट शो नहीं करते, साइज इंक्रीज कर जाता है उनका, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ग्रुप में क्या इफेक्ट आएगा और पीरियड में क्या इफेक्ट आएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग व्हाइल द एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग। जब न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है, जब एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, मिसाल के तौर पीरियोडिक टेबल में अगर पीरियड की बात करें, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, आप पीरियोडिक टेबल निकालेंगे, लेफ्ट से अगर राइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप जाते हैं कहाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इसी तरह आगे जा रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, छोटा होता चला जाएगा। ये साइज में हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा? ग्रुप में ये है कि ऊपर से नीचे आते हुए, यानी कि अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो कि लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह आप नीचे आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने की वजह से साइज इंक्रीज कर जाता है न्यूक्लियर का। न्यूक्लियर साइज बढ़ने की वजह से, सॉरी, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर पावर कम हो जाता है, और इस पावर कम होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।